अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हमने बड़े ही तफसील के साथ परमुटेशन के हवाले से गुफ्तगू की थी और मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन क्या है, परमुटेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, परमुटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसकी मैंने आपको दो एग्जांपल्स बड़े डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरा ये आपको मशवरा होगा कि आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको आज वाली वीडियो सही से समझ आ सके। आज की इस वीडियो में हम परमुटेशन के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तकरीबन हमारे पास 5 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, इनको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि परमुटेशन के हवाले से अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर किया जा सके। ये जो आपका PDF हैंड आउट है, इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सपोज यू हैव 5 कलर्ड बॉल्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक इन अ बैग। यानी आपके पास एक बैग है, उसके अंदर 5 कलर्ड बॉल्स पड़ी हुई हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज 2 ऑफ दीज बॉल्स ऑन अ स्नूकर टेबल। तो अब यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास सपोज कर लें कि हमारे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक, यानी डिफरेंट कलर्स की बॉल है। और हमारे पास हमने क्या करना है कि हमने इनमें से 5 में से 2 बॉल्स को हमने उठाकर स्नूकर की टेबल के ऊपर हमने अरेंज कर देना है। तो अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम अपना डेटा लिख लेते हैं जो कि हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है कि हमारे पास 5 बॉल्स हैं एक बैग के अंदर। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बैग है, इसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है और येलो एंड ब्लैक। ओके, ब्लैक को हम BL कह देते हैं। तो ये हमारे पास 5 बॉल्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ रंगों की हमारे पास टोटल 5 बॉल्स हैं। और हमने क्या करना है, हमने इन 5 बॉल्स में से कोई सी भी 2 बॉल्स उठानी है और हमने उसको स्नूकर के ऊपर अरेंज कर देना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास स्नूकर के ऊपर हमने इनको अरेंज करना है और ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम परमुटेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो परमुटेशन में हमने देखा था कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में हमने अपना देखना होता है कि हमारे पास N क्या है और हमारे पास R क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास N क्या है और फिर हमारे पास R क्या है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमारे पास 5 बॉल्स हैं, टोटल 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमने इनमें से कोई सी भी 2 बॉल्स इस्तेमाल करके उनको टेबल के ऊपर अरेंज करना है। तो हमारा यहाँ पे चूँकि हमें अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास 5 हैं, यानी कि 5 बॉल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे N हमारा 5 आएगा। जबकि इन 5 में से हमने सिर्फ 2 बॉल्स को यूज़ करना है और उनको यूज़ करके हमने टेबल पे अरेंज करना है। तो हमारा R क्या आ जाएगा, R हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने अपना N और R जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि N और R की क्या वैल्यू है। अब दूसरे स्टेप में सिर्फ हमने अपना फार्मूला लगा के तो हमने आंसर फाइंड कर लेना था। तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है कि परमुटेशन का क्या फार्मूला होता है, NPR N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R का होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला होता है, ये हमें पता है। अब इसमें हमारे पास N 5 है और R 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, N और R की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। N हमारे पास यहाँ पे 5 है, P एज इट इज़ आ जाएगा और R हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह की कुछ बन जाएगी।
अच्छा, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आप 5p2 को अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इसका डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको खुद मैन्युअली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं कि कैलकुलेटर से इसका आंसर क्या है। तो आपने जब कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का कैलकुलेटर शो हो रहा होगा। अगर आप मैनुअल यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन कम व बेश जो इसके ऊपर कीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे 5p2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि ये यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल बना हुआ है और डिवीजन का सिंबल बना हुआ है, इनके ऊपर NPR लिखा हुआ है येलो कलर का, ठीक है, और NCR लिखा हुआ है। तो ये हमारे काम की चीज़ें हैं। NPR को अगर मैंने यूज़ करना है, क्योंकि येलो कलर का लिखा हुआ है, तो मुझे शिफ्ट के साथ NPR को यूज़ करना होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, 5p2 का आंसर चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 लिखूँगा, फिर मैं शिफ्ट दबाऊँगा, फिर मैं ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दबाऊँगा ताकि P लिखा हुआ आ जाए। अब 5p2 का आंसर चाहिए तो मैं दोबारा 2 को दबाऊँगा, और मुझे इसने आंसर दे दिया कि मेरे पास आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हमारा आंसर क्या आया है, 20 आया है। अभी 20 को लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको मैन्युअली सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आंसर मैन्युअली अगर आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो उस मैन्युअली आप कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपके पास ये आ गया है, आपने इसको 5 फैक्टोरियल को अगर आप थोड़ा सा इसको, बल्कि अभी इसको एज इट इज़ रहने दें 5 फैक्टोरियल को, और नीचे क्या बनेगा आपका 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देख रखा है कि 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको हमने डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो अब चूँकि हमने नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल है, तो हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो जो कि होता है 20 के इक्वल होता है। तो हमने कैलकुलेटर से भी देखा और मैन्युअली भी सॉल्व करके देखा कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। हमारे पास आंसर इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो हमारे पास आंसर इस केस में 20 हमारा आंसर आ रहा है, और ये हमने परमुटेशन को इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाला है। आपको मैंने कैलकुलेटर से भी करके दिखाया है और आपको मैंने मैन्युअली भी यानी कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करके दिखाई हैं। तो ये हमारा परमुटेशन से हमने आंसर निकाल लिया है। अब इसी प्रॉब्लम को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी उससे भी सॉल्व करना चाहें तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। थोड़े जल्दी चलेंगे क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम पहले ही काफ़ी डिटेल के साथ हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने क्या करना था कि हमारे पास चूँकि यहाँ पे 2 बॉल्स को हमने अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स डाल लेंगे। सबसे पहले यही करना था, हमने पिछली वीडियोस में देखा है। 2 बॉल्स को हमने अरेंज करना था तो हमने 2 ब्लैंक्स डाल ली। अब ब्लैंक नंबर 1 में हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद थे, 5 डिफरेंट बॉल्स आ सकती थी नंबर 1 ब्लैंक, पहली ब्लैंक में। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, 5 ऑप्शंस मौजूद थे। चूँकि इस केस में रेपिटेशन अलाउड, चूँकि हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, तो जब भी अरेंज कर रहे होते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है। अब चूँकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो सेकंड ब्लैक में हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 बचेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर 20 आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप मैन्युअली करना चाहें तो आप मैन्युअली देखेंगे कि आपके पास इस तरह से 20 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ सकती हैं। आप मैन्युअली मिसाल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो मैन्युअली ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पे पहली बॉल आपकी रेड हो सकती है, दूसरी आपकी ब्लू हो सकती है, फिर पहली रेड हो सकती है, दूसरी आपकी ग्रीन हो सकती है, पहली रेड हो सकती है, दूसरी आपकी येलो हो सकती है, पहली आपकी रेड हो सकती है, और फिर दूसरी आपकी ब्लैक हो सकती है। तो 4 रेड के लिए हो गए। इसी तरीके से आप आगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि पहली आपकी ब्लू हो सकती है, दूसरी आपकी रेड हो सकती है, फिर ब्लू, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लू और ब्लैक। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 20 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। ये अभी आपको टाइम नहीं है हमारे पास, वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना आप इसको 20 इसी तरीके से आप अगर निकालें मैनुअली तो आप 20 डिफरेंट अरेंजमेंट्स इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, 20 हमारा आंसर आ गया था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पिन कोड ऑफ अ बैंक इज़ अ 4 डिजिट नंबर। यानी कि जो हमारा बैंक अकाउंट होता है तो उसमें आप यानी कि अपना पासवर्ड रखते हैं या पिन कोड रखते हैं, तो ये हमें बता रहे हैं कि उसमें कितने नंबर्स होते हैं। उसमें हमारे पास 4 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उस पिन कोड में। तो अब हमने बताना है कि कितने यूनिक पिन कोड्स पॉसिबल हैं, यानी कि कितने पिन कोड्स पॉसिबल हैं ओवरऑल। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि एक डिजिट आपने यूज़ कर लिया है तो उसका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ पिछली वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमने पिन कोड बनाना है और पिन कोड में हमें बताया गया है कि 4 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं या 4 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं पिन कोड में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो पिन कोड है, हमारा पिन कोड है, पिन कोड में हमारे 1 2 3 4 पिन कोड में हमारे 4 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमें ये पता है कि कितने डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। हम 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करना है। एक्सक्यूज़ मी, हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करना है और टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स मौजूद हैं, 10 डिजिट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास 10 डिजिट्स मौजूद हैं, 10 नंबर्स मौजूद हैं, उनमें से हमने 4 को इस्तेमाल करके उनको अरेंज करना है तो हमारा वो पिन कोड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको परमुटेशन से सॉल्व करते हैं। तो परमुटेशन से सॉल्व करने में पहला स्टेप हमारा था कि हमने एन और आर बताना था कि हमारा एन और आर क्या होगा। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, 10 अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। और हमने 10 में से कितने इस्तेमाल करने हैं, हमने 4 इस्तेमाल करके 4 को अरेंज करना है और 4 को इस्तेमाल करके हमने पिन कोड बनाना है, तो हमारा आर यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं एन और आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, सिर्फ फार्मूला में इसको हमने पुट करके तो इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एन पी आर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10p4 आ जाएगा। और 10p4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी चीज़ को सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सबसे पहले मैन्युअली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, ऊपर आपका 10 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे 10 माइनस 4 6 होता है, तो आपका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसके बाद हमने ये पिछली वीडियोस में देखा था कि 10 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू 6 फैक्टोरियल। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हमने डिवाइड करना है 6 फैक्टोरियल से। तो ये यहाँ पे हमारा 6 फैक्टोरियल से हमारा कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से और आप दोनों तरीक़ों से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का आंसर क्या आएगा, 5040 के करीब 5040 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारा 5040 हमारा आंसर आया है। अब इसी चीज़ को अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना चाहें 10p4 को, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 10p4 को आपने कैलकुलेटर पे आना है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, 10 लिखना है, फिर आपने यहाँ पे परमुटेशन का सिंबल डालना है, फिर आपने 4 को प्रेस करना है, 10p4 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर वही आया है 5040। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, 5040। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारा आंसर क्या आया है, आंसर हमारे पास 5040 आया है। ये हमने परमुटेशन को इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल लिया है। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इस्तेमाल से सॉल्व करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ।
अगर आपने इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, चूँकि हमारे पास पिन कोड में 4 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं या 4 नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 4 ब्लैंक्स पुट कर देनी है, 1 2 3 4। और हमारे पास टोटल 10 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो हमारी पहली ब्लैंक में कितने ऑप्शंस आएंगे, 10 आएंगे। चूँकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अगली ब्लैंक में हमारे पास 9 ऑप्शंस आएंगे, फिर 8 आएंगे और फिर 7 आएंगे। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास वही आ जाएगा 5040। ये रिपीटिशन वाली चीज़ हम ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली चीज़ हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जल्दी चल रहा हूँ या आप लोगों को लग रहा है कि ये वाली चीज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पिछली वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 अप टू n। यानी कि हमने 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं और हम कितने डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक हम जितने भी डिजिट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में बताया गया कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। चूँकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है और हमने चीज़ों को अपने जो है वो चीज़ों को अरेंज करना है, और अरेंज भी ऐसे करना है कि उसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो हमने क्या करना है, हमने 2 डिजिट नंबर बनाना है। हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने 2 डिजिट नंबर बनाना है। और हमने किन चीज़ों को इस्तेमाल करके 2 डिजिट नंबर बनाना है, हमने 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं हमने इनको इस्तेमाल करके 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमारे पास टोटल 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 से लेकर 9 तक, और हमने इनमें से कोई सी भी 2 को इस्तेमाल करना है और उनकी हमने अरेंजमेंट्स बनानी है। और जब हम उनकी अरेंजमेंट्स बनाएंगे तो उससे हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसको पहले हम परम्यूटेशन से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो परम्यूटेशन से सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने अपना n और r आइडेंटिफाई करना था। n और r हमारे पास क्या आएंगे, चूँकि हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑप्शंस 9 हैं, यानी 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास n क्या आएगा, n हमारे पास 9 आ जाएगा। इन 9 में से हम कोई से भी 2 को चूज़ करके तो उनको हमने अरेंज करना है। तो चूँकि 9 में से हमने 2 को अरेंज करना है या 9 में से 2 को चूज़ करके अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास r जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसमें स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हमने सिंपली जो है परम्यूटेशन वाली फार्मूले को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हम परम्यूटेशन वाले फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास n जो है 9 है जबकि r हमारे पास 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 9p2, जिसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल और 9 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फिर हम सिंप्लीफाई अगर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएं तो हमें पता है कि हमने पिछली वीडियोस में देख रखा है कि 9 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। फिर इसको हमने डिवाइड करना है 7 फैक्टोरियल से, तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, 9 8 ज़ार कितना होता है हमारे पास 72 होता है, तो हमारे पास आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आपको 9p2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, फिर आप p का सिंबल डालेंगे, फिर आप 2 लिखेंगे, तो आपके पास आंसर 72 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने परम्यूटेशन को इस्तेमाल करके अपना आंसर फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आंसर आ गया है 72। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि
हमारे पास चूँकि हमने 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ब्लैंक्स यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने मौजूद थे, हमारे पास टोटल 9 ऑप्शंस मौजूद थे। तो पहली ब्लैंक में हमारे पास 9 ऑप्शन मौजूद हैं, चूँकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो दूसरी ब्लैंक में हमारे पास 8 ऑप्शंस मौजूद होंगे। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा 72 आ जाएगा। तो अगेन वही आंसर आया है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके भी वही आंसर आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऊपर वाले से मिलता जुलता है, थोड़ी सी उसमें चेंजेस हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9 प्रोवाइडेड नो डिजिट इज़ टू बी रिपीटेड। दोबारा चलते हैं अपनी नोटपैड की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है कि हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। और 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि हमारे पास हमने 3 डिजिट्स को या 3 नंबर्स को हमने इस्तेमाल करना है। और हमारे पास टोटल अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से हैं, तो वो हमें यहाँ पे गिवन है 2, 3, 5, 7, 8 और 9। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9। मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ, 2, 3, 5, 7, 8, 9 सही है। तो ये हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं, टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं, इनमें से हमने 3 को इस्तेमाल करके 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। इसको परम्यूटेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने अपना n और r हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे n और r क्या होगा, चूँकि हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा, 6 होगा। और इन 6 में से चूँकि हमने 3 डिजिट्स को चूज़ करके कोई से भी इन 6 में से कोई से भी 3 को चूज़ करके उनको हमने अरेंज करना है, तो हमारे पास r क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा कि हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। और इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमारे पास परम्यूटेशन के फार्मूला में अगर n और r की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6p3 आ जाएगा। और 6p3 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नीचे इधर यहाँ पे लिखता हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने पिछली वीडियोस में देख रखा है कि यहाँ पे इसको 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और इसको हम डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से। तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 120। तो 120 हमारे पास आंसर आ गया है। इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था, 6p3 फाइंड करना था। तो यहाँ पे 6p3 का आंसर क्या आएगा, 120 आंसर आया है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 120 आया है। आंसर हमारे पास यहाँ पे 120 आ गया है। ये हमने परम्यूटेशन को इस्तेमाल करके फाइंड किया है। अगर इसी चीज़ को आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप ऐसे करेंगे कि आपके पास यहाँ पे चूँकि आपने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ब्लैंक्स पुट करेंगे। और चूँकि आपके पास टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं तो 6 डिजिट्स पहली ब्लैंक में आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे। और चूँकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरी ब्लैंक में 5 और तीसरी ब्लैंक में 4। और फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास 120 आ जाएगा अगेन। तो सेम आंसर आएगा इससे भी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज 7 डिफरेंट बुक्स
ऑन अ शेल्फ विद अ स्पेस ऑफ 7 बुक्स। यानी कि आपके पास एक शेल्फ है जिसके ऊपर 7 बुक्स की स्पेस है और आपने उसके ऊपर, आपके पास 7 ही बुक्स हैं, तो आपने 7 बुक्स को शेल्फ के ऊपर आपने अरेंज करना है। तो आपसे कह रहे हैं कि कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है और हमें क्या गिवन है कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं। हमारे पास टोटल 7 बुक्स हैं। हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं? हमारे पास टोटल 7 बुक्स हैं। हमने क्या करना है कि हमने इनको किसके ऊपर अरेंज करना है? हमने इनको शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है। और हमारे पास शेल्फ में कितनी जगह है? 7 बुक्स की जगह है। तो हमने क्या करना है कि हमने इनको शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास क्या है? शेल्फ के ऊपर हमारे पास 7 बुक्स की जगह है। 7 की 7 बुक्स को हमने इस्तेमाल करके यहाँ पे अरेंज करना है और जिसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। इसको परम्यूटेशन अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? पहले स्टेप में हमने n और r की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। टोटल अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 7 बुक्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास n क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा। और चूँकि हमने यहाँ पे 7 की 7 बुक्स को उठा के हमने शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है, यानी कि हमने 7 की 7 बुक्स को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हमारे पास r क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप 2 में आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास कैसे आएगा कि n और r की वैल्यू अगर आप परम्यूटेशन वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 7p7 और ये इक्वल होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 के फैक्टोरियल से। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? नीचे 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अपनी पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 फैक्टोरियल का हमारे पास ये मतलब है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमने 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल डाल दूँगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5040। तो मेरे पास ये आंसर आ गया है 5040। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5040। अब इसी चीज़ को अगर मैं NPR वाली चीज़ को यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो मैंने 7p7 फाइंड करना था, तो 7 लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे p लिखूँगा और फिर मैं दोबारा 7 लिखूँगा, तो मेरे पास आंसर 5040 ही आया है। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में हमारे पास आंसर क्या आया है? आंसर हमारा आया है, आंसर इज़ इक्वल टू 5040। ये हमारा आंसर आया है और हमने परम्यूटेशन वाली चीज़ को इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाला है। इसी प्रॉब्लम को अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि चूँकि आपके पास यहाँ पे 7 बुक्स को आपने रखना है शेल्फ के ऊपर, 7 बुक्स की जगह है, तो आप यहाँ पे 7 ब्लैंक्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्लैंक्स डाली। चूँकि आपकी टोटल 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पहली ब्लैंक में आपके पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और चूँकि आपके रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर आपका एक ऑप्शन हर ब्लैंक में कम होता जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? अगेन इसका आंसर भी वही आ जाएगा जो हमने अभी पीछे फाइंड किया है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5040। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आपके पास आंसर वही सेम आया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, तो अपनी आज की वीडियो में हमने ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और मैंने आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप आपके सामने रखा है
और आपको मैंने दोनों मेथड से करके बताया। मैंने आपको परमुटेशन से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है, और फिर मैंने वही चीज़ आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी, जो कि हम पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, उससे भी मैंने एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो अब तक जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं, अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या इसमें से कोई आपका सवाल है तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।